हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपका। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका ये विद्या में। बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 से संबंधित अभी हम लोगों की क्लास चल रही है। इस कड़ी में हर दिन मैथ, हिंदी और जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाया जा रहा है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में आज मैं बात करने वाला हूँ 19 जून 2019 को हुए शिफ्ट वन के बारे में। जी हाँ, उसमें जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस पर मैं बात करूंगा। साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन बताऊंगा डिटेल में, जिससे कि अगर उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको इस साल पूछा जाता है तो आप लोग जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। चलो हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर। बच्चों, क्लास शुरू होते समय पेन और पेपर लेके बैठा करो। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा मेरे आंसर देने से पहले लोग आंसर दे दिया करो। तो जब क्लास समाप्त होता है उसके बाद आप लोग चेक करो कि 38 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही सही बना पाए। 30 या उससे ज्यादा अगर बना रहे हो इसका मतलब है आपकी तैयारी सही दिशा में बढ़ रही है। क्लास में हमेशा 30-35 मिनट का लेता हूँ, तो तेजी से लेता हूँ। मेरा मकसद यही कि कम समय में आप तैयारी कर ले। स्लाइड में बहुत सारा चीज डिटेल में लिखा रहता है, उसको आराम से देखते हैं। चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है बच्चों आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन है शामली, अलीगढ़, आगरा या मथुरा। बच्चों ध्यान से, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। 18 के हिसाब से मैं जवाब दूंगा, फिर प्रेजेंट क्या सिचुएशन है वो भी बताऊंगा। इसका जवाब है बच्चों शामली। 2018 में एक 1 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया था शामली को। और उस समय कुल संख्या 23 हो गई थी। बच्चों, एक चीज जो क्वेश्चन में पूछा गया है थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन वाला है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप लोग सही बना सकते हो। देखो बच्चों, दो चीज होता है, ध्यान दो। एक होता है बच्चों एनसीआर, एक होता है एनसीटी। मुझे ये बताओ कि एनसीआर और एनसीटी में क्या अंतर है। एनसीआर और एनसीटी में कुछ अंतर है, उसको पहले समझ लो। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और एनसीआर का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर में दिल्ली के अलावा बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एनसीआर में उसको शामिल किया जाता है। एनसीटी से मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जितने भी जिले हैं। तो दिल्ली एनसीटी का मतलब होता है दिल्ली के जिले, और दिल्ली एनसीआर का होता है दिल्ली और आसपास का एरिया जिसको कि एनसीआर में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि एनसीआर बड़ा होगा, एनसीटी छोटा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने एनसीआर में कुल कितने जिले हो गए। तो एनसीआर में जब भी पूछा जाएगा इसका मतलब है दिल्ली के जिले को भी ऐड करना होगा। अब इस समय एनसीआर में जिले की संख्या कुल मिला के 35 हो गई है। देख सकते हो कि कुल 11 जिले तो एनसीटी में दिल्ली में शामिल है, 14 जिले हरियाणा के हैं, 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं और 2 जिले राजस्थान के हैं। कुल मिला के ये 24 जिले हैं दिल्ली के बाहर के, और 11 जिले हैं दिल्ली एनसीआर। एनसीआर में कुल मिला के आज के समय में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एनसीआर में कुल हो जाएगा 35 डिस्ट्रिक्ट, और एनसीटी में हो जाएगा बच्चों कुल मिला के 11 जिले। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों का, माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। बच्चों, अगर आप देखोगे 2024 से लेके पहले जितना भी एग्जाम हुआ है आपको जीएसटी से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही गया है। तो जीएसटी को और ध्यान से पढ़ना है। जब हम लोग मेन सिलेबस पे आएंगे, जब क्लास में पढ़ाना शुरू करूंगी, तो जीएसटी पे एक स्पेसिफिक लेक्चर दे दूंगा, 3 या 4 पेज का नोट्स दे दूंगा, जिसमें जीएसटी के बारे में जितने भी फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सब उसमें कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं कि माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या बिहार। और आपका जवाब होगा असम। तो इसके बारे में कुछ डिटेल में समझ लेते हैं। असम अगस्त 2016 में जीएसटी संविधान संविधान संशोधन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था। और संवैधानिक संशोधन ये कौन सा था? यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था। और जीएसटी लागू करने की डेट बच्चों मैंने बहुत बार बताया, एक बार नहीं कम से कम 25 या 30 बार बता चुका हूं अभी तक। फिर से बता देता हूं, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ है। ग्राफ के थ्रू आप और अच्छे से समझ सकते हो। जो जो हमारी क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सबसे पहले यज्ञ विद्या का कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास आपके पास पहुंचे।
टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर फ्री में स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, वहाँ पे अपने सुझाव, अपने संदेश प्लीज़ ये मीडिया तक पहुँचाएँ। अगला सवाल है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन है गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल। और आपका जवाब होगा इसमें गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और इसके पहले राजा का नाम भी गोपाल था। इनका काल 750 ईस्वी पूर्व में वर्तमान गौड़, जिसे जो कि बंगाल को पहले गौड़ कहा जाता था, के शासक चुने गए थे 750 ईस्वी में। उनके उत्तराधिकारी का नाम था धर्मपाल और उन्होंने शासन किया था 770 से लेके 810 के बीच उन्होंने शासन किया था। बच्चों, इंडिया के मैप पे आप देख सकते हो कि ये गौड़ राजवंश का मैप है। यहाँ पे आप देखो कि कहाँ का गौड़ राजवंश किस किस एरिया में फैला हुआ था, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। अगला सवाल है, ऐसी बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या रोपन खेती। और इसका जवाब होगा बच्चों रोपन खेती। रोपन खेती किसे कहते हैं पहले उसे समझ लेते हैं। देखो, यह एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है जहां बिक्री के लिए एकल नकद फसल सिंगल कैश क्रॉप उगाई जाती है। मुख्य फसलों में नारियल, तंबाकू, कोको, कॉफी, रबर, चाय, ताड़ के तेल, गन्ना और काजू आता है और यह बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती है। अगला सवाल है बच्चों, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, प्लूटो या जुपिटर? नेपच्यून के अलावा, तो इसका जवाब होगा बच्चों पृथ्वी। देखो, क्वेश्चन काफी आसान कर दिया है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि पृथ्वी के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता, तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ बच्चे को पता न हो कि वो ग्रह का नाम नेपच्यून है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि नेपच्यून के अलावा, आप लोग हमेशा जानते हैं कि भारत में मतलब पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूर से देखने में आप पृथ्वी पे ज्यादा मात्रा में जल पाई जाती है। लगभग 2/3 एरिया में जल है, 1/3 एरिया में भूमि है। इसीलिए ये दूर से नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। नेपच्यून को नीला ग्रह कहने का क्या कारण है, हम लोग आंसर में समझेंगे। पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग लगभग 75% पानी से ढका है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर महासागरों की उपस्थिति के कारण यह नीला दिखाई देती है। जहाँ तक नेपच्यून की बात है बच्चों, तो नेपच्यून को भी नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह मीथेन और हाइड्रोजन से बना होता है और मीथेन गैस के कारण ये नीला दिखता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है क्रिप्टन, ऑर्गन, जेनॉन या क्लोरीन। और आपका जवाब होगा क्लोरीन। और इससे संबंधित कुछ बातें देखते हैं। निष्क्रिय गैस जो है आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व है। आवर्त सारणी आप लोगों को पता होगा। आवर्त सारणी में जो ग्रुप 18 है उसमें निष्क्रिय गैस के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन और ओगनेसिस है। इनका कुछ खास तरह का गुण होता है। क्या गुण है बच्चों? ये रंगीन होते हैं, गंधहीन, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। यह एक हैलोजन और बहुत सक्रिय गैस है। ऑप्शन आपका है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन जो है वो बहुत ही सक्रिय गैस है, बाकी गैस निष्क्रिय है। और आवर्त सारणी में ये ग्रुप 18 का हिस्सा है। अगला सवाल बच्चों, क्यों 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 लड़की वाई वाई गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी, रस्किन बॉन्ड, एनिट ब्लाइंटन या ओलिविया फ्रेसन। क्यों क्यों लड़की के लेखक कौन है? और आपका जवाब होगा महाश्वेता देवी। यह पुस्तक मोयाना नाम की 10 वर्षीय आदिवासी लड़की के बारे में। मोयाना, कभी कभी हो सकता है कि पूछ दे कि महाश्वेता देवी द्वारा रचित क्यों क्यों लड़की है, क्योंकि गर्ल में मेन कैरेक्टर का नाम क्या है? तो मेन कैरेक्टर का नाम है बच्चों मोयाना। मोयाना हमेशा प्रश्न पूछती रहती है क्यों क्यों, इसीलिए इस बुक का नाम उन्होंने रखा है वाई वाई गर्ल। अगला सवाल है, डैश गुलाबी गैंग के संस्थापक है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करती है। ऑप्शन है संगीता पाल देवी, संगत संपत पाल देवी, शीला पाल देवी या मिसी चौधरी। और आपका जवाब होगा संगत पाल देवी। यह महिलाओं के कल्याण, सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ने वाला संगठन है और इसके सदस्य हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती है और आत्मरक्षा के लिए बांस की लाठी भी रखती है। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले, जो कि बुंदेलखंड का पार्ट है, वहां पे ये ज्यादा सक्रिय है गुलाबी साड़ी के।
अगला सवाल है, मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना पहला स्थान बनाया है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुरादाबाद सबसे ज्यादा फेमस है बच्चों पीतल के लिए, इसलिए इसका उपनाम पीतल नगरी या ब्लास ब्रास सिटी के नाम से भी मुरादाबाद को जाना जाता है। यहाँ निर्मित पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व देशों को निर्यात किए जाते हैं। यह शहर रामगंगा नदी के तट पर है। एक फैक्ट ये भी देख लो, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि गंगा के तट पे है कि रामगंगा। ये रामगंगा के तट पे है और रामगंगा बच्चों गंगा की सहायक नदी है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की? ऑप्शन है सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड और रूस। और इसका जवाब होगा इसमें न्यूजीलैंड। 1893 में न्यूजीलैंड पहला देश बनता है बच्चों जो कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार देता है। बाकी जितने भी देश ऑप्शन में दिया गया उसके बारे में बता दूं, रसिया 1918 में देता है, भारत आजादी के बाद 1950 में देता है और सऊदी अरब 2011 में स्थानीय चुनाव के लिए और 2015 से पूर्ण हर चुनाव के लिए महिलाओं को मताधिकार देता है। तो सबसे पहले बच्चों न्यूजीलैंड देता है 1893 में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नारी सशक्तिकरण के लिए देखो 1893 में कितना बड़ा ये कदम होगा, उससे पहले नारी को महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। अगला सवाल है, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। आपका जवाब होगा बच्चों खिलाफत खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में कुछ समझते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 के बीच में हुआ था। ये एक पैन इस्लामिक राजनीतिक विरोध अभियान था। पैन इस्लामिक का क्या होता है बच्चों? देखो, जहां पे पैन का मतलब होता है, जैसे आप लोग आजकल सुनते हो पैन इंडिया, इसका मतलब है पैन का होता है पूरे पूरा, मतलब काफी व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। पैन इस्लामिक का मतलब हो गया कि लगभग इस्लाम में हर जगह आंदोलन किया गया था, कि भारत ही नहीं इस्लाम कहीं भी था वहां पे यह आंदोलन किया गया था, पैन आंदोलन था। और इसका नेतृत्व बच्चों शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर नाम ने किया था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था तुर्क खलीफा की रक्षा करना, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद खतरे में देखा गया था। देखो बच्चे, तुर्क खलीफा जो थे मुस्लिम के सर्वोच्च नेता कहलाते थे और उनका स्थिति खतरे में देख के अंग्रेजों ने उनको उस स्थिति से खलीफा को जो पावर दिया गया था उससे अंग्रेज कम करना चाहते थे, इसलिए सारे मुस्लिम जगत के लोग एकत्र हो गए, जहाँ पे हिंदुओं ने भी उनका साथ दिया। महात्मा गांधी भी इस आंदोलन का समर्थन किए थे। बाद में वो अशोक आंदोलन से इस आंदोलन को मिला दिया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? ऑप्शन है मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ की न्यायपालिका या संसद। और जवाब आपका होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ये भाग 4 में है, ये क्वेश्चन में भी है। आर्टिकल 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया ये भी देख लो। ये बच्चों आयरलैंड से लिया गया है। जब हमारा संविधान बन रहा था बच्चों, उस समय भारत का संविधान हर देश से कुछ कुछ अच्छी बातें लेती है और उसके बाद भारत का एक बृहद संविधान बनता है। उसी कड़ी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिया था। नीति निर्देशक तत्व क्या करता है बच्चों? यह सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है लेकिन किसी भी आदर्श द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। बच्चों देखो, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों सरकार को आदेश देता है कि आप ये काम कीजिए, लेकिन अंतर क्या है बच्चों की? मौलिक अधिकार का अगर आपको हनन होता है, आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार से एक आग्रह करता है कि आप इस दिशा में भी कार्य कर ले। ये बॉन्ड नहीं है, इसलिए अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते तो आप इसके विरुद्ध में न्यायालय नहीं जा सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी आप लोग सुनते होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल 44 में लिखा गया है। सिविल यूनिफॉर्म सिविल यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 में लिखा गया है। क्या अभी तक लागू हुआ है? नहीं हुआ है। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है कि समाज के सारे वर्ग को एक साथ लेके सबको उनके जितने भी दिमाग में असमंजस है उसको दूर करके इसको लागू करना है। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं कि इसमें 44 में लिखा गया समान नागरिकता तो सरकार आज ही ला देगी, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पे मैं कुछ बता लिख भी दिया, उससे भी ध्यान दिया। जैसे पार्ट 2 भाग बच्चों से नागरिकता से संबंधित है, पार्ट 3
फंडामेंटल राइट्स पे है। तो पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से समाहित है इसमें। अगला सवाल है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुल, ह्यूमस, बांगर या क्रिस्टलीय? काली मिट्टी को बच्चों रेगुल कहा जाता है। इसके बारे में समझते हैं। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी या काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। ये बेसाल्टिक लावा के क्षरण से बनता है और लो ऑक्साइड इसमें ज्यादा पाया जाता है बच्चों, इसलिए इसका रंग जो है काला होता है। ये जो एरिया है बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया काली मिट्टी के क्षेत्र रहता है और ये डेक्कन ट्रैप है। दक्कन का जो पठार है वहां पे ये वो एरिया है। और जैसे मैंने बताया कि ये बेसाल्टिक लावा के क्षरण से बनता है जिसमें कि लो ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। यह नमी को बनाए रखने के लिए जानी जाती है और कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम होता है काली मिट्टी। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। आपको बताना होगा कौन सा है, लखनऊ, पंतनगर, मेरठ या सहारनपुर। और जवाब इसमें आपका है मेरठ। इसके बारे में कुछ समझते हैं। यह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश इसकी स्थापना बच्चों उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत 2 अक्टूबर 2000 को किया गया था। अगला सवाल है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन है गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार और विवाह एवं परिवार का अधिकार। और इसमें ऑप्शन होगा बच्चों गुलामी से स्वतंत्रता। आर्टिकल 4 क्या कहता है? यह अनुच्छेद कहता है किसी को भी गुलामी या दासता में नहीं रखा जाएगा। दासता और दास व्यापार अपने सभी रूपों में निषेध होगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। और बच्चों ये जो मानव अधिकार की घोषणा है, ये लगभग 170 से ज्यादा देशों के संविधान में निहित है। इतना इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे ज्यादा अनुवाद इसी का हुआ है। इसका लगभग 500 से ज्यादा भाषा में इसका अनुवाद किया जा चुका है। आप समझ सकते हो कि मानव अधिकार की घोषणा कितना इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला सवाल है, किसी भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संदर्भ हेतु सदस्य राष्ट्र विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन है स्माइल फाउंडेशन, दूसरा प्रथम, तीसरा स्वयं शिक्षण प्रयोग, चौथा सम्मान फाउंडेशन। आपका जवाब होगा बच्चों स्वयं शिक्षण प्रयोग। ये पुणे स्थित एनजीओ है और मराठवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व में पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसे इस अवार्ड के तहत चुना गया था। अगला है, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का या भार का? प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मापन है? तो लाइट ईयर बच्चों दूरी का मापन है। और लाइट ईयर का यूज दूरी नापने के लिए होता है। कहाँ का दूरी? ऐसा नहीं कि दिल्ली से मुंबई का दूरी नापने के लिए इसका यूज होता है। इसका यूज खगोलीय दूरी नापने के लिए होता है। जैसे पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी कितनी है। खगोलीय दूरी को पता करने नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और इस एक प्रकाश वर्ष 9.66 गुना 10 10 टू पावर 15 मीटर, ये कह सकते 10 टू पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। आप लोग सुनते हैं कि प्रकाश की गति एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये है प्रकाश की गति। प्रकाश की दूरी प्रकाश के एक जूलियन वर्ष में निर्वात में तय हो करता है। ये जूलियन वर्ष क्या होता है बच्चों? ये वो प्रकाश दूरी वो दूरी है जो प्रकाश एक जूलियन वर्ष में निर्वात में तय करता है। निर्वात का मतलब है बच्चों वैक्यूम, जहाँ पे रोकने वाला कुछ ना हो। अभी मान लो कि जिस दरवाजे में मैं हूँ, यहाँ पे अगर लाइट जलाया जाएगा तो दूसरी तरफ दीवार है, तो लाइट दीवार के दूसरी तरफ नहीं जाएगा। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे अवरोधक के रूप में कुछ भी नहीं हो। और अवरोधक के रूप में कुछ ना उसे निर्वात कहते हैं। प्रकाश वर्ष निर्वात में जहाँ पे कोई अवरोधक नहीं, वहां पे एक जूलियन वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। नॉर्मली कहा जाता है एक वर्ष में, लेकिन अगर एग्जैक्ट आप देखो तो होता है जूलियन वर्ष। जूलियन वर्ष में समझा दूं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है? देखो बच्चों, पृथ्वी दो तरह का चक्कर लगाता है। एक तो अपने अक्ष पे घूमता है, एक पृथ्वी पूरे सूर्य को घूमता है, सूर्य को चारों तरफ घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है 365 दिन 5 घंटे और 48 मतलब मान के चलो 365 दिन और 6 घंटे में दूरी तय करती है। सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे में दूरी तय करती है। इसलिए हर 4 साल बाद जो है 6 घंटा बल्कि 24 घंटा हो जाता है।
और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए लीप ईयर होता है, जिसमें फरवरी जो है 28 की जगह 29 दिनों का हो जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि जूलियन बर्थ मतलब 365 दिन में, बल्कि अगर एग्जैक्ट कहा जाए बच्चों तो एग्जैक्ट होगा 365 दशमलव दशमलव 365.1 बाय ये 365 दिन और 6 घंटे 0.6 365 दिन और 6 घंटे में जितना दूरी तय करता है उसको जूलियन बर्थ कहा जाता है। अगला सवाल है, मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग दर्द पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आइरिस, कॉर्निया, फेस या लेंस। तो इसका जवाब होगा बच्चों आइरिस। आंखों का रंग आइरिस में मौजूद मेलेनिन की मात्रा पर निर्भर करता है। ज्यादा मेलेनिन हो जाएगा बच्चों तो आंख का रंग गहरा रंग का हो जाएगा, जैसे काला या भूरा। लेकिन कम मेलेनिन होने पे हल्का रंग होगा, जैसे नीला या हरा। आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या मौलाना आजाद। जवाब आपका होगा मोहनदास करमचंद गांधी। यह पुस्तक गांधी जी ने 1909 में लिखी थी, जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे थे। मूल रूप से यह गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इसमें गांधी जी ने स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण पर अपने विचार व्यक्त किए थे। हिंद स्वराज। अगला सवाल है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? ऑप्शन है बुंदेलखंड, अवध, अंग या अवंती। जवाब आपका होगा बुंदेलखंड। छेदी महाराज आधुनिक छेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह यमुना के दक्षिण में स्थित था। इसकी सीमाएं कुरु और वत्स राज्यों को छूती थी। इसकी राजधानी बच्चों सुतीमती कहा जाता है, या सुतीमती या सुत्तीवती वही नाम है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एग्जाम में किसी न किसी रूप से पूछा गया है। हिस्ट्री के क्लास में बच्चों में आपको कराने वाला है कि 16 महाजनपद कौन कौन थे, क्या उसका इंपॉर्टेंट था, मैं कराने वाला। इनकेस मैं भूल जाऊंगा तो जब मैं हिस्ट्री सेक्शन शुरू करूंगा तो आप लोगों में से कोई भी बच्चे मुझे कमेंट में याद दिला सकते हैं। अगला सवाल है, जानने से पहले रिक्वेस्ट दोबारा, जो बच्चे योग विद्या को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। फ्री में स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके फ्री में स्टडी मटेरियल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और अपने कीमती विचार हम तक जरूर साझा करें। अगला सवाल है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त या पुष्यमित्र। और जवाब होगा इसका बृहदत्त। मौर्य समाज का अंतिम शासक बृहदत्त थे। यह एक कमजोर शासक था जिसने 187 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, और 185 ईस्वी पूर्व में इसका सेनापति उसमें सुंग ने इसे मारकर सुंग वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी या सीतापुर। आपका जवाब होगा इसमें गाजीपुर। जमाल जमदाग्नि ऋषि का आश्रम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित था, जो कि जमनिया में है। और ऐसा माना जाता है कि ऋषि जमदाग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ यहाँ रहते थे। गंगा नदी के तट पर स्थित जमदग्नि आश्रम प्रसिद्ध कामधेनु घाय से भी जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, राजा हर्षवर्धन ने डैश में बृहद विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। ऑप्शन है मथुरा, काशी, कन्नौज या हरिद्वार। आपका जवाब होगा बच्चों कन्नौज। और इससे संबंधित कुछ बातें देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने आधुनिक उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बृहद विहार की स्थापना किया था। इसका महत्व है, यह मठ के साथ साथ शिक्षा एवं ज्ञान का भी एक बड़ा केंद्र था। चीनी इतिहासकार वेनसोंग हर्ष के शासक काल के दौरान भारत आया था और यहाँ पर भी वो रुके। कन्नौज ने हर्ष की राजधानी शहर के रूप में राज किया था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद, विश्व नारायण, रघुपति सहाय, नवल किशोर। फिराक गोरखपुरी। तो जवाब आपका होगा रघुपति सहाय। सबसे प्रसिद्ध समकालीन उर्दू कवियों में से एक रघुपति सहाय, जो कि फिराक गोरखपुरी नाम से प्रसिद्ध थे। उनका मूल निवास स्थान बच्चों गोरखपुर था। और उनके समय में कुछ समकालीन कौन कौन थे? मोहम्मद इकबाल, यागना चंगेजी, जिगर मुरादाबादी और जोश मलियारबादी इनके सब थे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन है बिरहा, रसिया, चैती या कजरी। और जवाब आपका होगा कजरी।
कजली एक लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश और इससे सटे क्षेत्रों में बरसात के मौसम के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और यह भाद्र मास के दूसरे पक्ष के तीसरे दिन महिलाएं रात के दौरान गाती है। इसका मेन थीम क्या है, इसका मेन विषय होता है अपने प्रेमी के लिए एक महिला की लालसा का वर्णन इसके द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, सिर्फ सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोहिद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती। और जवाब इसका होगा वारिस अली शाह। बाराबंकी मेला को देवा मेला भी कहा जाता है। यह सम्मानित सूफी संत हाजी वालिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में आयोजित किया गया था। और सांस्कृतिक महत्व इसका है, यह सूफी संत के पवित्र दरगाह पर दूर दूर से आने वाले भक्त मुसलमानों के साथ हिंदुओं द्वारा भी यहाँ त्योहार या ये उर्स मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? बारिश का पानी छत पे संग्रह हो, ये सबसे पहले किस राज्य ने ऐसा घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जिसने छत के शीर्ष पर वर्षा जल संचयन संरचना को राज्य भर के सभी घरों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। और बच्चों ये उस समय मुख्यमंत्री जयललिता जी हुआ करती थी, उन्होंने 2001 में ये कदम उठाया था। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रोका, पेंडा, दहिया या कुरुआ। और जवाब आपका होगा दहिया। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में कांटो और जलाओ कृषि को झूम के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे दहिया का नाम दिया जाता है। ये प्रक्रिया क्या होता है बच्चों, ये समझ लो। देखो, एक ही जगह लोग खेती करते हैं, खेती करने के बाद जब अन्न उत्पादन हो जाता है तो उस जगह को जला दिया जाता है। फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं और जिस जगह को जला दिया जाता है वहां पर वापस 3-4 साल बाद 5 साल बाद वापस आके खेती किया जाता है। और इससे खेत की उर्वरा शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की खेती को झूम करते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे बताया दहिया कहा जाता है, यह बेवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? ऑप्शन है गीत गोविंद, किताब नवरस, पासानामा या मुंतकाब उल तवारीख। और जवाब आपका होगा किताब नवरस। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब नवरस, जिसका मतलब होता है नौ रस की पुस्तक लिखी थी। इसमें गीत विभिन्न संगीत प्रणाली या रागों पर ये जोर देता है। हिंदू देवता और मुस्लिम संतों की इसमें प्रशंसा की गई है। किताब सीखने ज्ञान की देवी सरस्वती की प्रार्थना के साथ जो शुरू होता है। तो बच्चों, इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखा गया था किताब नवरस। बाकी जो ऑप्शन, 3 ऑप्शन है उसका भी बता दूं। एक आपको इसमें है गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा गया था। एक है आपका पाकसानामा, पाकसानामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। एक है मुंतकाब उल तवारीख, ये अब्दुल बदायूं के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत डैश के समान है? ऑप्शन है तराना, ताल, अलाप या तिलाना। जवाब आपका होगा अलाप। कर्नाटक में अलापना और शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अलाप दोनों का मतलब एक ही होता है। अलापना आमतौर पर एक गीत से पहले गाए जाने वाला गीत है और हिंदुस्तानी संगीत विशेषज्ञ इसे राग विस्तार के नाम से भी जानते हैं, राग विस्तार के नाम से संबोधित करते हैं। यह सवाल है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष भारत के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया? ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन या विक्रम साराभाई। और जवाब आपका होगा सीवी रमन। इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं। सीवी रमन ने 1921 में लंदन की अपनी पहली यात्रा की। उन्होंने रॉयल सोसाइटी के सामने तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर एक शोध पत्र पढ़ा था। वो तार के वाद्य यंत्र जैसे वायलिन, भारतीय वीणा, तंबूरा और दो विशिष्ट भारतीय फोक यंत्र तबला और मृदगम और ध्वनियों के अध्ययन के लिए मशहूर थे। सीवी रमन, जैसा आपको पता होगा, यह पिछले क्लास में बताया था कि इनको भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव इनका एक शोध था, उनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। जहां तक मुझे याद आ रहा है 1930 में मिला था। और जैसे भारत की नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको की भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। अगला सवाल है, डैश एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है?
ये मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर बच्चे को आता होगा, आपके घर में भी ये मिल मिल जाएगा आराम से। ऑप्शन है फावड़ा, राहत, ढेकुली या मोर। फावड़ा को बच्चों कुदाल भी कहा जाता है। ये है फावड़ा, आप पिक्चर देखो आपको याद हो जाएगा। इसको हम लोग कुदाल भी के नाम से भी जानते हैं। इसे खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो इसे कुदाल या फवार के नाम से भी इसमें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? खसरा, पीलिया, हेपेटाइटिस बी या आंत्रज्वर। आंत्रज्वर मतलब टाइफाइड। बैक्टीरिया के कारण कौन उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया के कारण बच्चों टाइफाइड होता है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सब वायरस के कारण होता है। जैसे अगर अगर बात करें खसरा, खसरा भी वायरस के कारण होगा। बच्चों पोलियो ये भी वायरस के कारण होगा। हेपेटाइटिस बी ये भी वायरस के, सिर्फ टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? वाटर वार के नाम से फेमस है। आपको बताना है कौन सा देश है। ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया या पेरू। जवाब आपका होगा बोलीविया। बोलीविया में कोचाबावा जल युद्ध, कोचाबावा बोलीविया का एक शहर है। ये टॉप फोर चौथे नंबर का बड़ा शहर में ये आता है। यहाँ दिसंबर 1999 अप्रैल 2000 के बीच शहर की नगर पालिका जल आपूर्ति कंपनी सोमापा के निजीकरण के जवाब में बोलीविया के चौथे सबसे बड़े शहर कोचाबावा में हुए विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला थी। प्रदूषण के की श्रृंखला और पुलिस हिंसा को पानी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सार्वजनिक विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लंदन, अमेरिका, नई दिल्ली या सिडनी। और जवाब इसका होगा नई दिल्ली में। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है, बताने की जरूरत नहीं है। 1987 में इसको बनाया गया था। ये एक स्वतंत्र, गैर पक्षपातपूर्ण और गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जिसे एनजीओ कहते हैं, वो है जो राष्ट्रमंडल के देशों में मानवाधिकार के व्यवहारिक प्रगति की दिशा में काम करता है। अगला सवाल है बच्चों, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? बच्चों ये क्वेश्चन 18 में आया है। और ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि 2014 की बात कर रहा है कि 2014 में पहली बार मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, उनका पहला विजिट किस देश में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। 18 में एग्जाम हुआ है, 14 का सवाल पूछा जा रहा है। ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है 3-4 साल पहले का करंट इवेंट का घटना, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें जवाब आपका होगा बच्चों भूटान। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो सबसे पहले अपने विदेश यात्रा के लिए उन्होंने भूटान देश का चयन किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? चीन, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। कौन सा देश का देश यूपी से टच होता है? और आपको जवाब है इसमें नेपाल। नेपाल का बाउंड्री और यूपी का बाउंड्री टच होता है। उत्तर प्रदेश उत्तर में नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बच्चों यहाँ पे मैं मैप को दिखाया, मैप में अगर आप देखोगे ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश का ये एरिया है इतना दूर, और ये पूरा एरिया नेपाल का है, ये नेपाल का है और ये यूपी है। तो देखो दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, साझा कर रहा है। पश्चिम में अगर यूपी का चौहद्दी देख लें, तो उत्तर में तो नेपाल है बच्चों, पश्चिम में राजस्थान है। आप देखते जाओ पश्चिम कौन सा भाग हुआ, देखो ये पश्चिम है, पश्चिम में राजस्थान है। उत्तर पश्चिम में हरियाणा, उत्तर पश्चिम में हरियाणा क्यों? क्योंकि ये पश्चिम का भाग है, ये उत्तर का भाग है, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है। और दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है। उत्तर में उत्तराखंड है, ये ऊपर में उत्तराखंड है। पूर्व में बिहार, ये देखो बच्चों पूर्व में बिहार है यहाँ पे। दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण में यहाँ पे मध्य प्रदेश है। पूर्व में झारखंड और तथा छत्तीसगढ़ राज्य को छूता है। पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ हो जाता है। अगर इसको ये कहा जाए तो ये पूर्व नहीं, ये मेरे हिसाब से दक्षिण पूर्व आ जाएगा, ये दक्षिण में ही आ जाएगा छत्तीसगढ़। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल है, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बच्चों बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका। ये आसान क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका है। इसका फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय बच्चों ढाका में है। कुल 7 देश इसके मेंबर है। कौन कौन है? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल।
आप यहाँ पे देख सकते हो, मैप पे मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है, 7 कंट्री है। इंडिया, नेपाल 2 हो गया, भूटान 3, बांग्लादेश 4, म्यांमार 5, थाईलैंड 6 और ये बच्चों श्रीलंका 100। कुल 7 देश बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। बच्चों, ये आज का हमारा क्लास था। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आप लोग में से जो बच्चे, फिर दोहराना चाहूँगा, जो बच्चे क्लास नोट चाहते हैं, वो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया गया है, वहाँ पे जाके आप फ्री नोट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हम लोगों से जुड़ सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है। ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा। जो बच्चे ऐप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, वो वेबसाइट www.ekvidya.com पे जाए, वहाँ पे भी मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी आप यक विद्या से जुड़ सकते हैं। अगर आप फ़ोन करना चाहें तो यक विद्या को फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। नंबर है 8178 333 895। और सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको यक विद्या से जुड़ के रहना होगा, क्योंकि यक विद्या पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड, अभी मैं 2 चीज़ के लिए पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ-साथ एसएससी, पीसीएस, आईएएस के लिए भी बहुत जल्दी हमारा क्लास शुरू होने वाला है। यज्ञ विद्या को अभी तक जिस कोई बच्चा जो सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली इसे सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबा दें, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो। आज का क्लास कैसा लगा? आपके कीमती सुझाव का हमेशा इंतजार रहेगा। आप पढ़ाई करते रहिए, पुरानी वीडियो को देखते रहिए। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।